हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे हैं रेखा और कोण। ध्यान दीजिए पिछला जो चैप्टर पढ़ाए थे आप लोग को वो था यूक्लिड। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड का ध्यान दीजिएगा आप लोग, ज्यामितीय परिचय। ध्यान रखिएगा आप लोग, यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। ध्यान दीजिए, यूक्लिड के ज्यामितीय परिचय में कुछ आप लोगों को थोड़ा सा रेखा के बारे में, रेखाखंड के बारे में, कोण वगैरह के बारे में कुछ दिया गया था। आज शुरुआत करेंगे अगली, ध्यान दीजिएगा, अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, रेखा और कोण शुरू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं रेखा और कोण की। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग समझेंगे रेखा और कोण के बारे में। आज हम आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक जानकारी देंगे इसके बारे में, फिर इसके बाद में प्रश्नावली हम कल शुरू करेंगे अगली क्लास में। चलिए देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रेखा की। रेखा, ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग ये जानिए रेखा क्या है। ध्यान दीजिएगा, रेखा, देखिए परिभाषा आप लोग सुनिए। रेखा क्या है? एक सीध में स्थित बिंदुओं का समूह जिसको अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सके, रेखा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, एक सीध में स्थित बिंदुओं का वह समूह जिसे अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सके। अब ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए अच्छी तरह से। एक सीध में स्थित बिंदुओं का वह समूह जिसे अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सके, रेखा कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे। बिंदु, ध्यान दीजिए, एक सीध में स्थित बिंदुओं का समूह। देखिए मान लीजिए एक बिंदु ये, 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 देखिए बहुत सारा बिंदु, ये सारे बिंदु एक सीध में स्थित हैं। इनको मिला दीजिए इस तरह से। ध्यान दीजिए, एक सीध में स्थित बिंदुओं का वह समूह जिसे अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सके। चाहे इधर बढ़ा दीजिए, चाहे इधर बढ़ा दीजिए, इधर भी बिंदु बन सकता है, इसको बढ़ाते चलिए, या इधर देखिए इधर भी बिंदु बन सकता है, इधर भी बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। रेखा की परिभाषा कोई आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे बिंदुओं का वह समूह, ध्यान दीजिए, बिंदुओं का वह समूह जिसे अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सके, रेखा कहलाती है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग रेखा के बारे में जानेंगे। कोई बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए ये बिंदु है, ये है, ये है, ये है, इसको यहां तक बढ़ा दीजिए। अब इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, अनंत लंबाई तक, चाहे जहां तक बढ़ाइए और आगे बढ़ जाइए। इधर भी चाहे यहां, यहां आगे, चाहे यहां तक आ जाइए पीछे साइड। कहने का मतलब, ध्यान दीजिए, बिंदुओं का वह समूह जिसे अनंत लंबाई तक बढ़ाया जा सके, रेखा कहलाती है। चलिए सबसे पहले रेखा के बारे में, फिर इसके बाद में दिया गया है रेखाखंड के बारे में। देखिए सबसे पहले आप लोग को हम सारी परिभाषा बताएंगे ज्यामिति की। रेखाखंड, अब ध्यान दीजिए, रेखाखंड, देखिए नाम से एकदम स्पष्ट है, रेखाखंड यानी रेखा का भाग, रेखा का पार्ट कोई। ध्यान दीजिए, रेखाखंड का मतलब समझ लीजिए, किसी भी रेखा का वह भाग जो दो निश्चित बिंदुओं के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी रेखा का वह भाग जो दो निश्चित बिंदुओं के बीच में होता है, रेखाखंड कहलाता है। यानी रेखाखंड जो है वो एक सीमित रेखा है। ध्यान दीजिएगा, रेखाखंड का मतलब रेखा का कोई पार्ट या कोई भाग, वो रेखाखंड होता है। रेखाखंड सीमित होता है लेकिन रेखा असीमित होती है। रेखा को चाहे जहां बढ़ाइए आप, चाहे जहां तक बढ़ाइए, बढ़ा सकते हैं, लेकिन रेखाखंड एक निश्चित दूरी होती है, एक निश्चित पार्ट होता है। किसी भी रेखा का वह भाग जो दो निश्चित बिंदुओं के बीच में होता है,
रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड एक निश्चित दूरी होती है। देखिए मान लीजिए ये हमारी रेखा है, ये हमारी क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये हमारी रेखा है। रेखा तो चाहे जितनी लंबी हो सकती है, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी पीछे बढ़ा दीजिए। रेखा तो चाहे जितनी लंबी हो सकती है, रेखा अनंत होती है, लेकिन रेखाखंड, अब देखिए इसमें से दो पार्ट, चाहे इधर यहां ए लिख दे, यहां बी लिख दे, मान लीजिए ये बिंदु ये बिंदु, तो ये हमारा हो गया रेखाखंड। यहां से यहां तक, ए से लेके बी तक, ये हमारा क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। या यहां पे सी लिख दिया जाए तो बी से सी तक रेखाखंड है। ध्यान दीजिए, इसको पीछे भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग समझिएगा, अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये रेखा है, और जो ये बीच बीच में पार्ट हम काट रहे हैं, ये हमारा रेखाखंड है। किसी भी रेखा का, ध्यान दीजिए, वह भाग जो निश्चित होता है, जो दो निश्चित बिंदुओं के बीच में होता है, ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके और इसके बीच का यही भाग जो है, यही रेखाखंड है, या इसके बीच का यही भाग जो है, यही रेखाखंड है। या मान लीजिए और कोई पार्ट कर दीजिए, यहां डी लिख दीजिए, यहां सी और डी के बीच में जो भाग है, यही हमारा क्या है, रेखाखंड है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर क्या है, रेखाखंड की लंबाई, सॉरी, रेखा जो होती है उसकी लंबाई अनंत होती है, लेकिन रेखाखंड की दूरी जो होती है, यानी लंबाई जो होती है, वो सीमित होती है, वो दो बिंदुओं के बीच होती है। दोनों में इतना अंतर है, ध्यान रखिएगा। ये असीमित होता है, ये सीमित होता है, इसकी लिमिट है, ध्यान रखिएगा, इसकी लिमिट है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, किरण देखते हैं। ये हो गया रेखा, फिर रेखाखंड, फिर इसके बाद में किरण। चलिए देखिए, आप लोग किरण के बारे में समझिए, किरण क्या है। ध्यान दीजिए, एक ऐसी लंबाई, याद रखिएगा, एक ऐसी लंबाई जिसका एक बिंदु निश्चित हो और दूसरा बिंदु निश्चित ना हो। ध्यान रखिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करिए, 100% सारा चीज समझ जाएंगे, सारी चीज की परिभाषा समझ जाएंगे। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, एक चीज, आप लोग कोई चीज रटने का प्रयास मत करिएगा, किसी भी परिभाषा को रटिएगा मत, केवल उसका मतलब समझिएगा। बाकी आप लोग अपनी टूटी फूटी भाषा में उसको बता सकते हैं, अपनी भाषा में उसकी परिभाषा आप लोग बता दीजिएगा, सिर्फ उसका मतलब जान लीजिए क्या होता है बस। चलिए देखिए, एक ऐसी लंबाई जिसका एक बिंदु निश्चित होता है और दूसरा बिंदु निश्चित नहीं होता है। जैसे देखिए, ये होती है किरण, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये बिंदु निश्चित है, ध्यान रखिए आप लोग, ये बिंदु क्या है बच्चों, निश्चित है, इसको हम पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये बिंदु निश्चित बिंदु है और ये अनिश्चित है, इसको हम देखिए, तीर लगाने का मतलब, जैसे हम यहां पे तीर जो लगाए हैं, इसका लगाने का मतलब ही होता है इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तीर लगाने का मतलब ही यही होता है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब, किरण, ध्यान दीजिएगा, वह लंबाई जो, ध्यान दीजिए, या फिर वह लंबाई, चाहे जो कहिए आप लोग, वह लंबाई जिसका एक बिंदु निश्चित होता है और दूसरा बिंदु निश्चित नहीं होता है। ध्यान रखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये मान लीजिए, ये हमारा निश्चित बिंदु रहेगा, इसको पीछे नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको हम आगे कहीं भी बढ़ा सकते हैं। जो ये तीर लगा है, इसका मतलब ये होता है कि ये आगे बढ़ सकती है, इसका मतलब यही होता है। तो देखिए, कहने का मतलब किरण आप लोग समझ लीजिए, कोई भी रेखा या कोई भी रेखा हो, चाहे जो रेखा हो, जिसका एक बिंदु निश्चित हो और दूसरा निश्चित ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। देखिए, अब थोड़ा सा तीनों में अंतर समझ लीजिए, बस तीनों में आप लोग क्या समझेंगे, अंतर समझिए थोड़ा सा बस। रेखा, रेखा का मतलब होता है कि दोनों तरफ, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं, ये रेखा हो गई। रेखाखंड, इसी रेखा का कोई भाग, जैसे मान लीजिए यहां भी लिख दिया,
यहाँ सी लिख दिया, ये जो बीच वाला भाग है ये रेखाखंड, या फिर यहाँ पे ए लिख दिया, ये बीच वाला भाग क्या है, रेखाखंड। ध्यान दीजिए, किसी भी रेखा का वह भाग जो सीमित होता है, यानी जो दो निश्चित बिंदुओं के बीच होता है, ये रेखाखंड होता है। अब किरण देखिए, कोई भी रेखा या कोई भी लंबाई जिसका एक बिंदु निश्चित होता है और दूसरे बिंदु को हम अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, किरण होती है। ये बिंदु निश्चित है, ये हमारा पीछे नहीं बढ़ेगा, लेकिन इसको हम लोग चाहे जहां तक बढ़ा सकते हैं। तीनों में अंतर, इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ये इसी रेखा का भाग होगा, पार्ट होगा, और ये सिर्फ एक तरफ बढ़ सकता है, दूसरी तरफ नहीं बढ़ सकता है। इसमें तीनों में अंतर हो गया। इसके बाद में संरेख बिंदु, चलिए देखिए, फिर होता है संरेख बिंदु। संरेख, देखिए नाम से स्पष्ट है, संरेख। संरेख का मतलब समान रेखा, समान रेखा में स्थित, ध्यान रखिएगा। संरेख का मतलब समान रेखा में स्थित, नाम से पता चल रहा है, ध्यान रखिए। संरेख यानी समान रेखा में स्थित। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, एक ही सीध में स्थित तीन या तीन से अधिक बिंदु, ध्यान रखिएगा, एक ही रेखा में स्थित यानी एक ही सीध में स्थित तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे तीन बिंदु हो या तीन से अधिक बिंदु हो, अगर एक ही रेखा में पड़ेगा तो उसे हम लोग कहेंगे संरेख बिंदु। ध्यान रखिएगा, ये तीन बिंदु है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है, ये वाले 6 बिंदु हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, एक ही सीध में स्थित तीन या तीन से अधिक बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, तीन से कम नहीं होना चाहिए, तीन हो या तीन से अधिक हो। ध्यान रखिएगा, तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक सीध में स्थित हो वो हमारा क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। संरेख का मतलब समान रेखा में, मतलब एक सीध में, संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में, समान रेखा में। चलिए, ये हमारा हो गया संरेख बिंदु। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है कोण के बारे में बच्चों, देखिए ये हमारा है कोण। अब देखिए कोण क्या है, समझिए। कोण की परिभाषा सुनिए, ध्यान रखिएगा। इसको देखिए, किरण आप लोग जान रहे हैं ना, कोई दो किरण जो एक दूसरे से जुड़ी हो तथा उनका एक बिंदु कामन हो। ध्यान दीजिएगा, कामन का मतलब उभयनिष्ठ। दो किरणें जिनमें कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। जैसे देखिए, मान लीजिए एक किरण ये है, ध्यान रखिएगा, और दूसरी किरण ये है, और देखिए ये वाला बिंदु दोनों में कामन है, यानी कि ये पहली किरण, ये दूसरी किरण, और दोनों का पिछला बिंदु जो है, यानी ये देखिए दोनों एक साथ में है, यानी कामन है। कामन का मतलब होता है दोनों देखिए एक दूसरे से मिला है। यहाँ पे ये बिंदु जो है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए ये बिंदु है। ये बिंदु दोनों में कामन है, इस वाली किरण में भी और इस वाली किरण में भी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। परिभाषा आप लोग फिर से सुनिए। दो किरण, ध्यान दीजिएगा, ऐसी दो किरणें जिनका एक बिंदु कामन होता है, यानी कि उभयनिष्ठ होता है, क्या कहलाते हैं, कोण कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक किरण ये और दूसरी ये। अब देखिए ये जो बिंदु है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ये बिंदु। अब देखिए ये बिंदु दोनों में कामन है, इसी को आप लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसी दो किरणें जिनमें कोई एक बिंदु दोनों में कामन हो, यानी दोनों में उभयनिष्ठ हो, कोण कहलाता है। ध्यान रखिएगा,
क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। चलिए देखिए, इसके बाद में आप लोग समझते चलिए, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। रेखा, ध्यान दीजिए बच्चों, जब आप कोई चीज पढ़ा करिए तो दिमाग में एक चीज रखा करिए हमेशा, कंपैरिजन करना, तुलना करना एक दूसरे से। एक दूसरे से तुलना करेंगे, सीख जाएंगे कि सब में अंतर क्या है। देखिए, रेखा था एक ऐसी लंबाई जिसको हम दोनों तरफ अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं, अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। रेखा, रेखाखंड, इसी रेखा का कोई भाग जिसका दो निश्चित बिंदु हो, यानी दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, ये हमारा रेखाखंड, इसी रेखा का पार्ट है ये। फिर ये हमारा किरण की बारी आई। किरण जो होती है उसको एक तरफ बढ़ा सकते हैं और दूसरा बिंदु जो होता है वो फिक्स होता है, यानी वो निश्चित होता है। चलिए देखिए, ये हो गया। फिर चौथा, संरेख बिंदु। संरेख का मतलब होता है तीन या तीन से अधिक बिंदुओं का समूह। ध्यान रखिएगा, संरेख बिंदु कहलाता है। तीन बिंदु हो या तीन से अधिक बिंदु हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? संरेख कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। अब तीन से कम नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखिए। तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीध में हो तो क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। फिर कोण की बारी आई। कोण, ऐसी दो किरणें जिनका एक बिंदु कॉमन हो, यानी उभयनिष्ठ हो। एक किरण ये और दूसरी किरण ये। देखिए, ये बिंदु दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो गया? कोण हो गया। ये हमारा कोण होता है। चलिए, इसके बाद में बच्चों आगे पढ़ेंगे कोण की माप। कोण की माप, माप का मतलब होता है नापना। कोण को आप लोग नाप ही सकते हैं। कोण को नापने के लिए चांदा का प्रयोग करते हैं या पट्टी से कोण बनाते हैं। कोण की माप का मतलब हुआ कि कोण को मापने के लिए जो पैमाना प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोण को मापने के लिए यानी नापने के लिए जो हम पैमाना प्रयोग करते हैं वही कोण की माप होगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद में। ये हमारा, ध्यान रखिए, यहां तक आप लोग सारी परिभाषा समझ गए होंगे। इसका सबका मतलब आप लोग समझ लीजिए, बस परिभाषा आपको अपनी टूटी फूटी भाषा में बताना है। सिर्फ इसका सबका मतलब समझ लीजिए, परिभाषा रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में ये हो गया। अब देखिए कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, अब सबसे पहले चीज समझिए, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जो हमारा कोण होता है उसका पूरा राउंड होता है 360 अंश का। सबसे पहले आप लोग समझिए, आप लोग अपने आप समझ जाएंगे। उसका पूरा राउंड क्या होता है? 360 अंश। जैसे देखिए, ये एक रेखा है, मान लीजिए हमें कोण बनाना है। अगर इसी रेखा पे हम दोबारा चलेंगे, ध्यान रखिएगा, ये रेखा है, ये एक रेखा है। अगर इसी रेखा पे हम दोबारा चलेंगे, फिर से इसी के ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा शून्य कोण। ध्यान रखिए बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा? शून्य कोण। कोई रेखा है, इसी के ऊपर हम दोबारा फिर चल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शून्य कोण हो जाएगा। ये देखिए, बस ये हमारा क्या हो गया? शून्य कोण। अब देखिए, यहीं से आगे बढ़िए, यहीं से एक बिंदु, यहीं से आगे बढ़िए। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, यहीं पे ध्यान रखिए, यही जो कोण है जहां पे हम बिंदु, यही हमारा शून्य कोण है। यही, इसी के ऊपर फिर से चलेंगे, शून्य कोण। और यही हमारा 360 अंश का है। ध्यान रखिएगा, यही हमारा कोण क्या है? यही कोण शून्य अंश और यही कोण 360 अंश। दोनों यही पॉइंट है, सॉरी यही रेखा है। ध्यान रखिएगा, लेकिन जब हम शुरुआत करेंगे, एक ये रेखा हो गई, इसी के ऊपर फिर से चल दिए, तो ये हमारा शून्य कोण होगा।
लेकिन जब हम एक राउंड पूरा करके, यानी इधर से यहां से घूमते हुए यहां फिर से आ गए, तब हमारा 360 अंश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब एक चक्कर पूरा करके हम यहां पर वापस आ जाएंगे, तब जो रेखा बनेगी वो 360 अंश होगी। लेकिन जब केवल शुरुआत यहीं से करेंगे तो ये हमारा 0 अंश होगा। अब देखिए, 0 के बाद में 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश, 7 अंश, 8 अंश, 9 अंश, 10 अंश, ऐसे बढ़ते 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 हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 90 अंश। ध्यान रखिएगा, एकदम सीधा ये क्या हो जाएगा, 90 अंश। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी हम आप लोग को सब कुछ बता देंगे। देखिए यही शुरुआत किए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करते करते आप लोग यहां तक आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये 90 अंश हो जाएगा। 90 अंश को कहते हैं समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। 90 अंश को समकोण बोलते हैं। अब देखिए ये हमारा 90 अंश है, फिर और आगे बढ़िए, देखिए और आगे बढ़ते हैं, 90 पहुंच गए, इसके बाद आगे बढ़िए यहां, ये आगे बढ़ते हैं, फिर ये हमारा बनेगा 180 अंश, ये हमारा, देखिए यहां से यहां तक ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, फिर इधर ये आ गया 180 अंश। ध्यान रखिएगा, आप लोग समझिए, देखिए इधर से अगर देखेंगे तो ये 90 बन रहा है, देखिए इधर साइड से ये 90, इधर ये 90, और इधर साइड से देखेंगे तो हमारा ये 90 बन रहा है, देखिए ये वाला। तो ये 90 और ये 90, तो ये पूरा मिला के जब देखेंगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो पूरा हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए इसी में आप लोग पूरा समझ लीजिए, जो कोण, ध्यान रखिए, 0 से बड़ा होगा ये हमारा 0 अंश है, और 90 अंश से कम होगा वो होगा हमारा न्यून कोण। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो कोण 0 से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा, यानी कि 0 से 90 के बीच में जो कोण पड़ेगा वो हमारा होगा न्यून कोण। जैसे 0 के बाद 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश, या 80 अंश, 85 अंश, 89 अंश, ये हमारा सभी होगा न्यून कोण। कहने का मतलब 0 से ज्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए। 60 अंश न्यून कोण, 45 अंश न्यून कोण, 85 अंश न्यून कोण, 88 अंश न्यून कोण। वे कोण जो 0 से ज्यादा और 90 अंश से कम होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले न्यून कोण से। देखिए न्यून कोण से पहले आप लोग को हम बताए थे शून्य कोण। शून्य कोण का मतलब यही पाई, इसी पे फिर से आ जाइए, इसी पे दोबारा। तो शून्य कोण, अब ऊपर बढ़ेंगे यहां से आते आते यहां, तो यहां से इसके दोनों के बीच में जितना कोण बनेगा ये सब न्यून कोण रहेगा। जिस कोण का मान, ध्यान रखिए, 0 से ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, जिस कोण का मान क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा लेकिन 90 से क्या होगा, कम होगा, वो हमारा न्यून कोण कहलाएगा। और दूसरा देखिए, न्यून कोण के बाद में ये देखिए, ये जो मेन होता है, ये सीधा वाला, ये होता है समकोण। देखिए बच्चों, जिस कोण का मान 90 अंश होता है वो क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। जिस कोण का मान 90 अंश पूरा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। ये भैया न्यून कोण, ये हो गया समकोण। अब तीसरा देखिए, अधिक कोण। इसके बाद में अधिक कोण, देखिए ये न्यून कोण हो गया, ये बीच वाला, ये सीधा वाला समकोण। अब इधर आ जाइए, ये वाला जो 90 और ये हमारा 180 है, ध्यान रखिएगा, सीधा वाला 180 है। जो कोण 90 और 180 के बीच में होगा
यानी कि 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। ध्यान रखिएगा, जो कोण 90 से ज्यादा और 180 से कम वो कहलाएगा अधिक कोण। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण हो गया। फिर चौथा होगा ऋजु कोण। ऋजु कोण या सरल कोण, इसको सरल कोण भी कहते हैं। ऋजु कोण या सरल कोण। चौथा होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण का मतलब होता है 180 अंश। ध्यान रखिए, जिस कोण का मान 180 अंश होगा वो हमारा कहलाएगा ऋजु कोण। ध्यान रखिए, फिर से समझिए। शून्य कोण, शून्य से इसमें बीच वाला जो है ये न्यून कोण, फिर ये 90 अंश हो गया ये सम कोण, फिर इसके आगे आए 180 से पहले और 90 से बाद ये बीच वाला, ये होगा हमारा अधिक कोण। फिर ये 180 वाला ये ऋजु कोण, ये हमारा ऋजु कोण यहां से यहां तक। अब इसके आगे आइए, पांचवा, इसको कहते हैं बृहत कोण। बृहत का मतलब होता है बड़ा। बृहत कोण 180 से 360 के बीच में, यानी 180 वाला यही है, इससे और इसके बीच में यहां तक जितना कोण पड़ेगा वो सब हमारा क्या कहलाएगा? बृहत कोण कहलाएगा। फिर जब फिर से घूम के एक राउंड पूरा करके यहां फिर से पहुंच गए इसी पे, ये हो जाएगा संपूर्ण कोण। ये हो गया संपूर्ण कोण। ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए। अब इसको लिख देते हैं ऊपर शून्य कोण। पहले शून्य कोण शून्य अंश, न्यून कोण शून्य से ज्यादा 90 से कम, फिर 90 अंश सम कोण, फिर आगे बढ़िए 90 से ज्यादा 180 से कम अधिक कोण, फिर 180 अंश पूरा पूरा ऋजु कोण, फिर 180 से 360 के बीच बृहत कोण, फिर 360 अगर पूरा हो जाएगा यानी एक राउंड हमारा पूरा, तो हो जाएगा संपूर्ण कोण। ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिएगा बच्चों, इसको आप लोग 100% याद रखिएगा। ये इतने कोण होते हैं, इसको आप लोग जरूर जानते रहिएगा, इसका यूज आपकी प्रश्नावली में होगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, बृहत कोण का एक नाम और होता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, मान लीजिए कहीं लिख दिया जाए प्रतिवर्ती कोण, तो आप लोग जानिएगा बृहत कोण का नाम होता है प्रतिवर्ती कोण। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बच्चों पूरक, पूरक या कोटि पूरक कोण। ध्यान दीजिए, पूरक या कोटि पूरक कोण। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, पूरक या कोटि पूरक, चाहे पूरक कहा जाए और चाहे कोटि पूरक कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिए, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, ध्यान रखिएगा, जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। ध्यान रखिए, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। कोटि पूरक या पूरक दोनों का मतलब एक ही। अब देखिए, जैसे कह दिया जाए 70 अंश, ध्यान रखिएगा 70 अंश, आपसे पूछ लिया जाए 70 अंश का कोटि पूरक कोण बताइए, तो देखिए 70 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए?
यानी कि दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए। तो 70 में कितना जोड़े 20 बराबर 90 हो गया। अब ध्यान दीजिए इसी पे, अगर आपसे पूछेगा 70 अंश का कोटि पूरक तो आप लोग कहेंगे 20 अंश, और पूछेगा 20 अंश का कोटि पूरक तो 70 अंश। ध्यान रखिए, दो कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए, बस यही हमारा मतलब है। 70 का कोटि पूरक 20 और 20 का कोटि पूरक 70। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए 88 अंश, तो इसका कोटि पूरक बताइए, तो दो कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए। 88 और प्लस 2 बराबर 90। अब 88 का कोटि पूरक 2 अंश और 2 अंश का कोटि पूरक 88 अंश। इसका कोटि पूरक ये और इसका कोटि पूरक ये, दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक है, याद रखिएगा। परिभाषा आप लोग सुन लीजिए, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। चाहे कोटि पूरक समझिए चाहे पूरक, दोनों का मतलब एक ही, दोनों एक ही नाम है। मान लीजिए कह दिया जाए 89 अंश, 89 का कोटि पूरक तो 89 प्लस 1 बराबर 90 होता है। 89 का कोटि पूरक 1 और 1 का कोटि पूरक 89, समझिएगा। कह दिया जाए 45 अंश, तो 45 में कितना जोड़े कि 90 हो जाए, 45 जोड़ दें, अब 90 हो गया। तो इसका 45 का ये 45 और इसका 45 का ये 45, ये इसका कोटि पूरक ये इसका कोटि पूरक। अब आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। आपसे पूछ लिया जाए 80 अंश का कोटि पूरक तो आप लोग कहेंगे 10 अंश, और पूछा जाए 10 अंश का कोटि पूरक तो आप लोग कहेंगे 80 अंश। दोनों का योगफल 90 होना चाहिए बस। चलिए, ये हमारा हो गया बच्चों पूरक या कोटि पूरक कोण। इसके बाद में होता है समपूरक। देखिए समपूरक कोण, याद रखिए, कोटि पूरक में दो कोणों का योगफल 90 अंश, और अगर समपूरक कहेगा तो दो कोणों का योगफल 180 अंश। सुनिए ध्यान से, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। एकदम सीधी सी परिभाषा, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए, आपसे कह दिया जाए 90 अंश का समपूरक बताइए, तो 90 में कितना जोड़े कि 180 बन जाए, 90, यही तो 90 का ये 90, इसका 90 का ये 90। मान लीजिए कह दिया जाए 150 अंश का समपूरक कोण बताओ, तो 150 में कितना जोड़े कि 180 बन जाए। 150 में 30 जोड़ना पड़ेगा तभी 180 बनेगा, ध्यान रखिए। अब देखिए 150 का समपूरक 30 और 30 का समपूरक 150, इसका ये और इसका ये। या आपसे कह दिया जाए 179 अंश, 179 का समपूरक बताइए तो 1 अंश, 179 में 1 जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। 179 का समपूरक 1 और 1 का समपूरक 179। बच्चों ध्यान दीजिए, यही होता है। कोटि पूरक बोलेगा तो दो कोणों का योगफल 90 अंश होना चाहिए, समपूरक बोलेगा तो दो कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। चलिए, ये हमारा यहां तक हो गया, कोटि पूरक हो गया, समपूरक हो गया, कोण हो गया। चलिए बच्चों, इसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बेसिक चीज आप लोगों को हम बता दिए। इसके बाद में शुरुआत करेंगे प्रश्नावली, या फिर देखेंगे जो कुछ बचा रहेगा थोड़ा सा, उसको आप लोग को हम बताएंगे अगली क्लास में।
आप लोग पढ़ते रहिएगा, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।